नमस्ते दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज की वीडियो में हम रवि कुमार सिहाग, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 2019 में क्रमांक 317 तथा 2018 में क्रमांक 337 लाकर उत्तीर्ण किया था, आज हम उनके अभ्यास वाले साक्षात्कार का विश्लेषण करेंगे तथा ये जानेंगे कि क्या वो सकारात्मक तथा क्या वो नकारात्मक बातें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं तथा जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पूर्ण साक्षात्कार को कुल मिलाकर के 7 मुख्य भाग तथा 3 अन्य भागों में बांटा है। अब क्या है वो मुख्य भाग, आइए जानते हैं। सबसे पहला है शारीरिक मुद्रा। अब शारीरिक मुद्रा की अच्छा होने की क्या ज़रूरत है। हमारी शारीरिक मुद्रा जब अच्छी होती है तो जिस तरह से हमारे शब्दों का उच्चारण होता है वो बहुत ज़्यादा साफ तथा सहज होता है। ऐसा नहीं लगता कि हम जो बातें कर रहे हैं उसमें हम बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं या फिर हम काफ़ी तेज़ी से बोलना चाहते हैं, पर हमारी भाषा तथा उसकी शैली काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाती है। इस पूरे ही इंटरव्यू में रवि कुमार सिहाग की जो शारीरिक मुद्रा थी, मैं बोलूँगा कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम अवस्था की थी और बहुत ही ज़्यादा उत्तम थी। इसका कारण क्या था, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। इनकी शारीरिक मुद्रा कितना अच्छे से इन्होंने शुरुआत से लेकर के अंत तक एक ही शारीरिक मुद्रा को बनाए रखा है। और मैंने शारीरिक मुद्रा के अंदर टोटल 15 अंक दिए हैं और उन 15 अंकों को 6 भाग, पहले के 6 मिनट फिर अगले 6 मिनट, ऐसे कर करके उन्हें 5 भागों में 3-3 अंक में विभाजित किया था। और पूरी ही वीडियो के अंदर उनकी शारीरिक मुद्रा काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इस जगह पर उन्हें पूर्ण 15 में से 15 अंक दिए। फिर आते हैं हम कि जिस तरह से वो कमरे में आए, यानी कि उनका प्रवेश तथा उनका निकाय। May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening. बैठिए। Thank you, sir. रवि, Thank you, sir. आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। प्रवेश काफ़ी अच्छा था, थोड़ा तेज़ था मैं ये बोलूँगा, पर काफ़ी अच्छा था। उन्हें हर व्यक्ति को शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, पर ठीक है, वो भी जैसे उन्होंने अंदर आए तथा जैसे बैठे वो अच्छा था, तो मैंने उसमें 5 में से 4 अंक दिए। फिर आता है निकाय। अब निकाय जो था वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया और निकाय करते वक्त उन्होंने ठीक से किसी को शुभकामना नहीं दी। हाँ, पूरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था तथा पूरे साक्षात्कार के अंदर जो उनकी शारीरिक मुद्रा थी वो भी अच्छी थी, तो निकाय में मैंने 3 अंक दिए हैं 5 में से। अब हम आते हैं मुख्य भागों पर। तो मुख्य भाग हैं शुरुआत के 4 मिनट तथा अंत के 4 मिनट। अब ये ज़रूरी क्यों है? काफ़ी ज़्यादा अध्ययन और विश्लेषणों के बाद ये पता चला है कि किसी भी साक्षात्कार के शुरुआती समय तथा अंत का समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है तथा जो व्यक्ति साक्षात्कार दे रहा है उसके जो अंक आएंगे उन पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। सिविल सर्विसेज की क्या विशेषताएं हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया? सर, मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ और हमारे किसानों में जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे सर पानी की जो वाराबंदी है उससे रिलेटेड या नहर से पानी की चोरी होती है उससे रिलेटेड, तो सर किसान लोग हैं वो कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देते थे। तो इस कारण से मेरा आकर्षण इस सेवा में हुआ। लेकिन बाद में इसके बारे में मैंने और पढ़ा, इसके कार्यों के बारे में, विविधता के बारे में, इसके वेतन भत्तों के बारे में, तो सर मेरा आकर्षण स्वाभाविक था और उसके बाद में मैंने सर इसके लिए तैयारी चालू की। तो शुरुआत इन्होंने काफ़ी अच्छी करी, काफ़ी अच्छे तरह से इन्होंने अपने उत्तर को लोगों तक पहुंचाया तथा ये साफ नज़र आ रहा था कि इनकी भाषा शैली काफ़ी ज़्यादा परिपक्व थी, शब्दों को दोबारा दोहरा नहीं रहे थे तथा इन्हें देखकर साफ नज़र आ रहा था कि ये पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं जो ये बातें कर रहे हैं। तो शुरुआत के लिए मैंने 15 में से 12 अंक दिए हैं। काफ़ी अच्छा था, और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था मैं ये बोलूँगा, इस वजह से मैंने 15 में से 12 अंक दिए हैं। फिर आते हैं बाकी के 5 भाग। अब बाकी के 5 भाग अगले 5-5 मिनट के छोटे छोटे समय हैं। वो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि जो भाषा शैली है पूर्ण इंटरव्यू के दौरान क्या बताती है। तो जो भाषा शैली थी वो काफ़ी अच्छी थी। 10 में से अंक दिए हैं, तो 10 में से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार अंकों का विभाजन किया है। फिर आता है अंत का समय। तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी सर। अक्षय तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाके रोक सके उनको। जी सर।
तो मान लीजिए आप ज़िले के एसपी हैं और आपको पता लगा कि आपके ज़िले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अक्षय तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले हैं, एक ही स्थान पे होने वाले हैं। पूरे ज़िले को पता है, हर बार पता होता है, आपको भी पता है। पिछला एसपी पितृसत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ, आप आराम से सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूँगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे, तो सर मैं उनकी हेल्प लूँगा। और तीसरी चीज़ है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहाँ पर जो बुद्धिजीवी होंगे, सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊँगा कि ये सब गलत है। और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनको एक एक मैसेज जाएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। चलिए, एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप ज़िले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ, और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुँचे अपने दल बदल के साथ वहाँ पर, दल बल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करने ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में है। जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है, और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से, तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी, और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है। क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है सर। संविधान के लिए जनता है, ना कि जनता के लिए संविधान। सर अगर संविधान चलिए कोई बात नहीं, आप पूछिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जब सवाल आपकी क्षमता पर पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि आप अधिकारी बन गए, आपके सामने ये स्थिति आकर खड़ी हो गई, अब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? ये सवाल सीधा सीधा आपकी क्षमता देखना चाहते हैं लोग कि आप क्या इतने सक्षम हैं कि आप उस स्थिति को ठीक से संभाल पाएंगे या नहीं। अब उस समय पर हमारी जो शारीरिक भाषा शैली है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उस समय पर हमारे सिर का जो चलना है या हमारे सिर जैसे हिलता है तो लंबवत होना चाहिए। लंबवत कैसे? कि मैंने उस सवाल का जवाब दिया जो मेरी क्षमता से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने मुझे पूछा उनसे, पर जवाब खत्म करने के बाद में मुझे सारे लोगों की तरफ देखना है, ताकि मैं उन्हें ये बता सकूं कि आपने जो सवाल मेरी क्षमता के लिए मुझसे पूछा था, मैं उसमें पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, और जो भी मैंने कहा था मैं उस पर अमल भी करूंगा। तो आपको सब लोगों की तरफ देखना है, क्षैतिज रूप से आपका जो
सिर होता है वो चलना चाहिए। उसके अलावा जब आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है और जब आप उस सवाल को बता रहे होते हैं तो थोड़ा सा लंबवत सिर का हिलना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप पूरे ही साक्षात्कार में देखें तो पूरे ही साक्षात्कार में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने जो है वो ये बताया कि वो यूपीएससी के लिए कितने ज़्यादा मग्न है और कितनी ज़्यादा निष्ठा से इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी है, वो नज़र आ रहा था। कुल इनके अंक जो मैंने दिए हैं 105 में से वो हैं 77, तथा अगर हम इनके जो इन्होंने सामग्री प्रदान करी अपने साक्षात्कार के दौरान उसे भी मद्देनज़र रखेंगे तो इनके कुल अंक मेरे हिसाब से 190 से ज़्यादा होने चाहिए। उस साल इनके साक्षात्कार में मार्क्स 168 आए थे। मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हो, पर जैसा अभी का इनका अभ्यास वाला साक्षात्कार था उसमें मेरे हिसाब से इनके 190 से ज़्यादा अंक आने की पूर्ण संभावना है। इस इंटरव्यू से आप क्या सीख सकते हैं? इस इंटरव्यू से आप ये सीख सकते हैं कि आपको परिपक्वता से कैसे जवाब देना है। जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आपको उन्हें ज़्यादा दोहराना नहीं है। जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपको जिनको आप जवाब दे रहे हैं आपको उनकी आंखों में देखना है तथा ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें आप आत्मविश्वास से भरे हैं। मैं इस इंटरव्यू से आपको एक बात जो आप सीख सकते हैं वो है शारीरिक मुद्रा। आपको इससे उत्तम शारीरिक मुद्रा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी और ऐसी ही शारीरिक मुद्रा का आपको भी अभ्यास करना है जब भी आप अपने घर पर बैठे हो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या जब भी आप कुछ काम कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि क्षैतिज सिर का हिलना हो सकता था जो इस साक्षात्कार को और भी अच्छा बनाता। इस पूरे ही साक्षात्कार के दौरान उनकी जो ऊर्जा का स्तर था वो हमेशा ही उच्चतम था तथा कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ऊर्जा का स्तर थोड़ा नीचे जा रहा है तथा पूर्ण रूप से आत्मविश्वास विकीर्ण हो रहा था उनकी शारीरिक भाषा शैली से। मैं ये बोलूँगा कि आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करें तथा नीचे टिप्पणी कर मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।